एक सिंपल सा सवाल, लास्ट टाइम आप डेंटिस्ट के पास कब गए पेन में, कैविटी के लिए या दांत निकलवाने के लिए? इसी तरह के डेंटल के सभी क्वेश्चनों का जवाब आज हमारे साथ डॉक्टर तानिया मल्होत्रा सम्राट देंगे, जो कि हमारे साथ हैं। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर तानिया मल्होत्रा सम्राट है। आई एम अ प्रैक्टिसिंग प्रोस्टोडोंटिस्ट एंड ओरल इम्प्लांटोलॉजिस्ट एंड अ गोल्ड मेडलिस्ट। I am currently practicing at Dental Ways, Shalimar Bagh. It is a one-stop solution. अगर आपको कोई भी dental related query या कोई भी dental related concern है, आप हमारे क्लिनिक पे विजिट कर सकते हैं and we are here to guide you. कॉम्प्रिहेंशन से लेकर छोटी से छोटी प्रॉब्लम का भी डेंटिस्ट का सारा सोल्यूशन आपकी एक रूफ के नीचे। Yes sir. हम सारी जो भी डेंटल प्रॉब्लम्स है, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस डेंटिस्ट्री, हम सब चीजें यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। एंड हमारी यही कोशिश रहती है कि हम हर एक पेशेंट को एक पर्सनलाइज्ड केयर और एक पर्सनलाइज्ड टच दें। तो आज हम लाइफ विद सरदार जी के साथ कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसका जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो मैडम, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, इंडिया में डेंटिस्ट को ज्यादातर लोग दर्द हुआ तो डेंटिस्ट तक ही लिमिट करते हैं, बट आप जो कॉम्प्रिहेंशन डेंटल केयर करते हो, लोग सबसे ज्यादा क्या गलत समझते हैं और ओरल हेल्थ के बारे में? डेंटल केयर बहुत ही मिसअंडरस्टूड है इंडिया में। सबको ये लगता है कि डेंटल ट्रीटमेंट रिएक्टिव है, प्रिवेंटिव नहीं है। सब इसी उम्मीद से आते हैं कि जब हमें दर्द होगी तभी हम डॉक्टर के पास जाएंगे। इनिशियल एस्पेक्ट पे, प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे कोई भी डेंटिस्ट के पास नहीं जाता है। पेशेंट आता ही डॉक्टर के पास तब है जब डैमेज हो चुका होता है। मान के चलिए कि अगर छोटा सा भी उनको एक ब्लैक स्पॉट दिखेगा, वो ये सोचेंगे कि बहुत माइनर सी चीज है, अपने आप ठीक हो जाएगी। बट आइडियली अगर वो उसी स्टेज पे ठीक करा लेते हैं तो वो फ्यूचर डैमेज से बचा सकते हैं और बच सकते हैं। जब कीड़ा लगता है और नस तक पहुंच जाता है, बहुत ज्यादा पेन होता है, तब पेशेंट हमारे पास आता है, डैमेज हो चुका होता है। गम्स में जब प्रॉब्लम आती है, सिवियर प्रॉब्लम जब आती है, बोन डिस्ट्रक्शन हो जाता है, गल जाती है हड्डी इंटरनली, दांत हिलने लग जाते हैं, गिरने लग जाते हैं, डैमेज हो चुका होता है, तब पेशेंट आता है। तो ये एक गैप है, एक ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ऑफ द पीपल एंड द पेशेंट्स कि जब पेन होगा तब जाएंगे, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग पेशेंट्स को हमें ये अवेयर कराना बहुत जरूरी है कि डैमेज होने के बाद नहीं जाना है, डैमेज होने से पहले ही हम प्रिवेंटिव फॉर्म को ही अपना लें ताकि वो डैमेज से हम बच सकें। इंडिया में हम अवेयरनेस कैसे कर सकते हैं डेंटल के लिए? इंडिया में मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं जिसमें हम पेशेंट्स को अवेयर करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि पेशेंट इनिशियल एस्पेक्ट में ही डेंटिस्ट के पास पहुंचे। क्योंकि हम एज ए डेंटिस्ट हम हमेशा अपने पेशेंट्स को गाइड करते हैं कि एवरी 6 मंथ्स में आप एक डेंटल फॉलोअप लीजिए। एवरी 6 मंथ्स में मुंह के अंदर चेंजेस आती हैं, डिपॉजिट्स भी होते हैं, कैविटीज भी लगती हैं, बट पेशेंट्स यूजुअली भूल जाते हैं डेंटिस्ट को विजिट करने एवरी 6 मंथ्स। वो आते ही तब है जब प्रॉब्लम प्रोग्रेस हो चुकी होती है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पेशेंट्स इस बात को समझें कि एवरी 4 to 6 मंथ्स एक बारी डेंटल विजिट, जस्ट एक 15 मिनट का प्रोसीजर होता है स्क्रीनिंग का, एक बारी वो जाके करा लें ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम होने से बच सके। इंडियन लोग ऐसा क्यों नहीं करते? क्या इंडिया में डेंटल ट्रीटमेंट काफी कॉस्टली है? डेंटल ट्रीटमेंट कॉस्टली भी है, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम एक पेशेंट सेटिस्फैक्शन भी बहुत जरूरी है। हर पेशेंट सेटिस्फाइड होके भी नहीं निकलता है। हमारी भी ये ड्यूटी बनती है कि हम पेशेंट को कम्प्लीटली सेटिस्फाई करें। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम पेशेंट के अगर कुछ कंसर्न्स हैं या पेशेंट का अगर कुछ भी कोई भी क्वेश्चन है किसी चीज के लिए भी रिलेटेड, वो खुल के डॉक्टर से इस बारे में बात कर सकता है। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है मैडम, इंडिया में आपको पता है कि ज्यादातर जो इंडियंस है वो तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट बहुत पीते हैं, खासकर हमारी मिडिल स्टेज। लेकिन फिर भी हम अर्ली ओरल कैंसर डिटेक्ट नहीं कर पा रहे, और वो डेंटिस्ट के पास तब आता है या डॉक्टर के पास तब जाता है जब वो स्टेज 4 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका रीजन क्या है? इसको हम कैसे बेटर कर सकते हैं इंडिया में? यही गैप जो है इन द सोसाइटी, यही हमें ओवरकम करना है। क्योंकि अर्ली स्टेजेस में जब ओरल कैंसर की जो भी अर्ली स्टेजेस होती हैं उसमें पेन नहीं होता है,
एंड ऑफन पेशेंट को यही लगता है कि जब दर्द नहीं है कोई बात नहीं, हम नहीं जाते हैं। प्रॉब्लम तब अराइज होती है जब डिस्ट्रक्शन, जैसे मैंने पहले बताया, जब डैमेज हो चुका होता है। बहुत जरूरी है 6 महीने में एक बार स्क्रीनिंग कराना, क्योंकि एक छोटी सी रफनेस, एक छोटा सा कलर चेंज, एक छोटी सी थिकनेस या कोई भी इरेगुलरिटी अगर मुंह में अगर दिखती भी हो, हमें ये नहीं समझना चाहिए कि वो ठीक हो जाएगा। यू शुड विजिट द डेंटिस्ट इमीडिएटली, क्योंकि हो सकता है वो हमारा स्टेज 1 ही हो और वो अर्ली डिटेक्शन से वो क्योर भी हो सकता है और प्रिवेंट भी हो सकता है फर्दर और प्रोग्रेशन से। सो आइडियली जब भी पेशेंट आता है, कंसल्टेंट्स को एक बहुत डिटेल स्क्रीनिंग करने की जरूरत होती है, नॉट जस्ट टीथ और गम्स देखने की, बट चीक म्यूकोजा, पैलेट, टंग के नीचे, फ्लोर ऑफ द माउथ, इंट्रा मुंह के अंदर एज वेल एज मुंह के बाहर कोई भी एसिमेट्री या कोई भी स्वेलिंग या कोई भी अगर ऐसी इरेगुलरिटी अगर दिख रही होती है, वो उस चीज को इमीडिएटली एड्रेस करना जरूरी है। मुंह के अंदर कोई भी कुछ भी रफनेस अगर या कोई भी कलर चेंज भी होता है, क्योंकि अर्ली स्टेजेस ऑफ ओरल कैंसर में पेन नहीं होता है, सो कोई भी माइनर चेंज शुड बी रिपोर्टेड टू द डेंटिस्ट इमीडिएटली, नहीं तो प्रॉब्लम्स आगे जाके प्रोग्रेस होती है, और जब प्रोग्रेस होती है तब सिम्टम आते हैं, तब जाके ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। हम सुनते रहते हैं कि ओरल हेल्थ इम्पोर्टेंट है, बट कितनी इम्पोर्टेंट है? क्या ओरल हेल्थ की वजह से पूरी बॉडी पर भी इफेक्ट पड़ सकता है? जी बिल्कुल। ओरल हेल्थ जो है एक बहुत, ओरल कैविटी एक बहुत स्मॉल एरिया है, स्मॉल एरिया ऑफ इंटरेस्ट में जब हम कंसल्ट करते हैं, जब हम स्क्रीनिंग करते हैं, तो हमें पूरी बॉडी के बारे में एक आइडिया लग जाता है। ओरल हेल्थ सिस्टमिक हेल्थ से बहुत ज्यादा कोरिलेटेड है और ये हमारे लिए बहुत सिग्निफिकेंट भी है। मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल कि पेशेंट के मुंह में सलाइवा बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएच को मेंटेन करना, बैक्टीरिया को मेंटेन करना, माइक्रोफ्लोरा को मेंटेन करना। जब सलाइवा रिड्यूस हो जाता है, जैसे हम एक कंडीशन कहते हैं ज़ेरोस्टोमिया, तो माउथ में बहुत ज्यादा ड्राई माउथ, स्टिकीनेस हो जाती है, जिसकी वजह से कैविटी बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जब सलाइवा पीएच अपना नहीं मेंटेन कर पाता मुंह के अंदर, तो जो बैड बैक्टीरिया होता है, जो माइक्रोफ्लोरा होता है बैड बैक्टीरिया का, वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शंस के चांसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ जाते हैं। डायबिटिक पेशेंट्स में ये सारी चीजें बहुत प्रोमिनेंट और बहुत कॉमन है। कुछ पेशेंट्स को ये भी नहीं पता होता है कि उनको डायबिटीज है। जब हम ओरल कैविटी में सारी चीजें देखते हैं और एक डिटेल डिस्कशन करते हैं पेशेंट के साथ, तब हमें पता लगता है, तब हम उनको भी बताते हैं कि आपको डायबिटिक इश्यूज है, आप चेक कराइए, एंड दैट्स हाउ दे कम टू नो कि उनको शुगर के इश्यूज है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम पस जब होती है मुंह के अंदर, तो डायबिटीज जब शुगर बहुत हाई लेवल्स पे होते हैं, तो पस एक्सेस जो है वो फ्लेयर अप हो जाता है। सो डायबिटीज से हीलिंग भी स्लो होती है, बिकॉज इम्यूनिटी रिड्यूस हो जाती है, एंड उस वजह से हमारे इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। मींस सेप्सिस में जाने का चांस होता है? बहुत मेजरली आप नहीं कह सकते हैं, बट अगर बहुत जैसे लडविग्स एंजाइना होता है एंड मेजर केसेस जैसे सेल्यूलाइटिस, लडविग्स एंजाइना, उन केसेस में बहुत थोड़ा केस दैट इज लाइफ थ्रेटनिंग, हाई रिस्क हो जाता है। हाई रिस्क मींस सेप्सिस में जा सकता है, आईसीयू में पेशेंट आ सकता है, बिल्कुल वेंटिलेटर पे जा सकता है, बिल्कुल। बट अगर बहुत जैसे गम एक्सेस हो गया है या बहुत टूथ एक्सेस हो गया है, तो उसमें क्या होता है, अंडरलाइन बोन बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्ट हो जाती है, क्योंकि बोन की डेंसिटी भी इफेक्ट होती है और उस वजह से दांत में भी असर आना शुरू हो जाता है। सो दिस इज वेरी मच प्रोमिनेंट इन डायबिटिक केसेस। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जब गम डिसीजेस होती है, बहुत सीवियर लेवल गम डिसीजेस होती हैं, तो जो गम बैक्टीरिया होता है वो बहुत प्रोन होता है ब्लड स्ट्रीम में एंटर होने के लिए। उसकी वजह से हार्ट इश्यूज भी बहुत अराइज होते हैं, जिसे हम इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस भी चांसेस होते हैं होने के, एरिथ्रोस्क्लेरोसिस की वजह से अटैक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मींस कहने का ये है कि एक चींटी भी हाथी को मार सकती है। बिल्कुल। मैं ये कहना, ये सही वर्ड है इसके लिए? एक छोटी सी चींटी को अगर हम पहले ही ठीक कर ले, प्रिवेंटिव फॉर्म अपना ले, तो शायद ही आगे हमें इशू इतना बड़ा आएगा नहीं। वी कैन सेव इट फ्रॉम हैपनिंग, वो वाली बात है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इन दोनों चीजों के अलावा हमारे पास कुछ ड्रग रिलेटेड मेडिसिन की वजह से साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। दैट ऑल्सो हम लोग डिटेल जब हिस्ट्री लेते हैं, तब भी हमें पता चलता है कि पेशेंट कुछ ऐसे स्पेसिफिक ड्रग्स लेते हैं जिसकी वजह से हमारे गम्स में इशू आ रहा है या दांत में इशू आ रहा है, उस वजह से भी होता है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज बहुत कॉमन, जैसे विटामिन सी डेफिशिएंसी से स्कर्वी होती है, ब्लीडिंग गम्स होती है।
सो विटामिन सी सप्लीमेंट्स लेके उसको भी हम बेटर रेक्टिफाई करते हैं। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम एसिडिटी बहुत कॉमन है अमंगस्ट आवर पॉपुलेशन। सो जब रिफ्लक्स डिसीज जब होती है तो एसिड प्रोड्यूस होता है एंड इट कम्स इन द माउथ, जिसकी वजह से इनामल भी इरोड होता है, पेशेंट के मुंह में सेंसिटिविटी भी बढ़ती है, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम एक ब्लैकिश डिस्कलरेशन भी स्टेन्स आ जाते हैं दांतों में, जो इवेंचुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सफाई से क्लीन हो जाते हैं, बट द सेंसिटिविटी स्टिल रिमेन्स। सो बहुत सारी चीजों से हमें ये पता लग जाता है कि एक ऑनगोइंग सिस्टमिक एक्टिविटी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो डेंटल इश्यूज में वो चीज दिखती है बहुत इजीली। सो इट इज इजी फॉर अस टू कोरिलेट। हम अपने क्लिनिक में क्या प्रिवेंटिव, रिस्टोरेटिव प्लस डायग्नोस्टिक सब हैंडल करते हैं। एक बात मैडम मेरे को सच बताना, लोग सबसे ज्यादा जो चीज है क्या अवॉइड करते हैं? सबसे ज्यादा जो पेशेंट्स अवॉइड करते हैं, इन माय प्रैक्टिस, इन माय एक्सपीरियंस आई हैव सीन प्रिवेंटिव फॉर्म बहुत अवॉइड करते हैं। पेशेंट्स के दिमाग में ये चीज होती है जब कुछ टूटेगा तो फिक्स हो जाएगा तब चल लेंगे, या जब पेन होगा तब चल लेंगे। आइडियली मैंने जैसे पहले भी मेंशन किया, एवरी 6 मंथ्स में अगर पेशेंट स्क्रीनिंग के लिए आता है और तभी अपना एक प्रिवेंटिव मेजर फॉलो करवा लेता है, 15 मिनट्स का प्रोसीजर होता है, मैक्सिमम 20 मिनट्स का होता है प्रिवेंटिव फॉर्म। तो अगर वो इनिशियल स्टेज में ही अपने आप को एक प्रिवेंटिव फॉर्म के थ्रू अपना ट्रीटमेंट करा लेगा तो उसको आगे कभी भी किसी भी नेक्स्ट प्रॉब्लम की नीड पड़ेगी ही नहीं। सो द मोस्ट निग्लेक्टेड फॉर्म जो पेशेंट्स का है इज द प्रिवेंटिव फॉर्म। पेशेंट्स को हम हमेशा गाइड करते हैं 6 मंथ्स बाद आने के लिए, 1 ईयर बाद आने के लिए, बट दे नेवर टर्न अप अंटिल अनलेस उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। दिस इज अ साइकोलॉजिकल हैबिट जो पेशेंट्स में है कि जब होगा तब देख लेंगे, बट दिस नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ एंड दिस इज द अवेयरनेस दैट आई वांट टू प्रोवाइड एंड एजुकेट पेशेंट्स कि ये चीज गलत है और ये बहुत हार्मफुल है आपके लिए भी, बिकॉज कल को कोई चीज आपके मुंह में ऐसी है जो आपको भी नहीं पता है कि इट इज ग्रोइंग और आप डेंटिस्ट के पास भी नहीं जा रहे हैं एंड वो चीज बाद में लेटर स्टेजेस में पहुंच जाती है, सो वो उस चीज को मैनेज करना और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। स्टेज कैंसर है, हम उसको कैसे, उसके सिम्टम्स क्या है, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ओरल में कैविटी आ गई है, उसको आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका है? इसके लिए कोई प्रॉपर स्क्रीनिंग है? जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर में बताया जाता है कि सेल्फ एग्जामिनेशन करके हम ब्रेस्ट कैंसर को अवेयरनेस से पकड़ सकते हैं। तो आप बताएंगे जरा स्क्रीनिंग और अर्ली स्टेज कैंसर। पहले स्क्रीनिंग पे आते हैं। अगेन इसमें भी यही है कि अर्ली डिटेक्शन कैन बी कि अगर आप अवेयर हैं कि ये आपकी बॉडी में कुछ इरेगुलर है और कुछ नॉर्मल से अलग है, तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर के पास उस टाइम पे जाना चाहिए एंड इमीडिएटली रिपोर्ट करना चाहिए। सो दैट सेल्फ अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आज के टाइम पे हम पूरी कोशिश करते हैं अपने पेशेंट्स को एजुकेट करने के लिए। इस चीज में जैसे स्क्रीनिंग होती है तो इंट्राऑरली मुंह के अंदर हम चीक म्यूकोसा लाइनिंग, पैलेट, टंग, टॉन्सिल्स, फ्लोर ऑफ द माउथ, अपार्ट फ्रॉम टीथ एंड गम्स, हम इन चीजों को भी चेक करना बहुत जरूरी है, देखने के लिए कि कोई रफनेस तो नहीं है, कोई कलर चेंज तो नहीं है, या कोई सरफेस टेक्सचर का कैसा है, स्मूथ है या इरेगुलर है, कोई ग्रोथ है, कोई वॉट लाइक ग्रोथ है, एनीथिंग जो भी नॉर्मल से अलग हो शुड बी रिपोर्टेड इमीडिएटली। या कोई भी स्वेलिंग या कोई भी एसिमेट्री हो किसी भी तरीके की, या डिफिकल्टी इन swallowing, वो सारी चीजें बतानी बहुत जरूरी है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम एक्स्ट्राऑरली भी अगर कहीं से फेशियल एसिमेट्री है या कहीं पे भी स्वेलिंग है या कहीं पे भी नमनेस है फेस पे, तो वो भी चीज बतानी इमीडिएटली बहुत जरूरी है। सो दैट ये सारी चीजें एक इंसान को, एक पेशेंट को पता होनी चाहिए, क्योंकि इसमें से अगर कोई भी एक भी चीज अगर पेशेंट फेस कर रहा है, शुड बी टोल्ड टू द डॉक्टर इमीडिएटली। सेकेंडली, अर्ली साइंस ऑफ कैंसर जो होता है, हमारे पास प्री कैंसरस कंडीशंस और लीजन्स होते हैं, जिसमें अगर पेशेंट को चीक म्यूकोसा लाइनिंग में मैं स्क्रीनिंग में आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर में हम फील करके डिटेक्ट कर लेते हैं, फील में जैसे कोई गार्ड होता है तो कोई लंप है तो हम सेल्फ एग्जामिनेशन ब्रेस्ट करते हैं तो फील हो जाती है। क्या ओरल कैविटी में भी कुछ ऐसा है कि हम शीशे के आगे अगर मुंह खोल के देखें, कोई चीज आइडेंटिफाई करें, तो वो स्पेसिफिक हमें किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है?
तो ऐसा कोई टेक्निक या कोई मेथड है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर लाइटिंग विद अ मिरर के थ्रू कुछ नहीं करना है। मिरर के सामने पेशेंट्स जाएं और अपना मुंह खोल के ये देखिए कि कोई भी कलर चेंज या कोई भी अदर देन कोई भी नॉर्मल कलर से भी कुछ अलग चीज या कोई भी अगर इरेगुलरिटी या कोई भी एक्सटर्नल ग्रोथ कोई भी दिखाई दे रही है वो उस चीज को एड्रेस करें। सेकेंडली अपनी फिंगर अच्छे से क्लीन करके वॉश करके पूरे ऑल ओवर मुंह में उसको लगाई, देखिए कि कहाँ पे उनको कोई भी इरेगुलरिटी पता लग रही है, बिकॉज समटाइम्स टंग से सारी चीजें फील नहीं हो सकती है। बिकॉज एक होता है कि एवरी डे अगर हम उस चीज के साथ लिव कर रहे हैं तो हमें लगता है कि आज हुआ है कल ये चीज नॉर्मल हो जाएगी। सो विद द हेल्प ऑफ फिंगर नाइसली वॉश्ड एंड क्लीन हम उसको करके हम उसको भी डिनोट कर सकते हैं इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम। थर्ड फेस है, सबसे पहले कोई भी चीज होती है वी गो टू द मिरर एंड चेक आवर फेस की कोई भी स्वेलिंग है, एसिमेट्री है या कोई नमनेस फील होती है तब भी जाके रिपोर्ट करना जरूरी है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अर्ली स्टेजेस ऑफ कैंसर में हमारे पास दो चीजें होती है, प्री कैंसरस कंडीशंस एंड प्री कैंसरस लीजन्स। दोनों ही मैलिग्नेंट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के लिए बहुत रेडीली और बहुत इजीली प्रोन होती है। कोई भी व्हाइट पैच होता है चीक म्यूकोसा लाइनिंग के अंदर which is suggestive of leukoplakia, कोई भी रेड पैच होता है suggestive of erythroplakia या मिक्स ऑफ बोथ पैचेस होते हैं। तो कोई भी ऐसा कोई पैच लाइक जैसे मैंने मल्टीपल टाइम्स रिपीट भी किया है कि कोई भी इरेगुलरिटी या कोई भी सरफेस रफनेस या चेंज इन कलर, तो व्हाइट पैच जब होता है वो स्क्रैपेबल नहीं है। अगर पेशेंट अपने हाथ से स्क्रैप करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं उतरेगा या नहीं निकलेगा। So that is a sign कि that is कोई चीज है जो हमारे सेल्स में इम्बेड हो गई है, which means it is suggestive of some precancerous condition. Leukoplakia and erythroplakia are precancerous lesions and are one such example. At the same time, oral submucous fibrosis जिसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे, precancerous condition है जो भी बहुत prone condition है to get transformed into oral cancer. इन सब चीजों के अलावा बहुत कॉमन चीज है अल्सर्स। अल्सर्स को बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि एक छोटा सा अल्सर हुआ तो अल्सर कैसे कैंसर हो गया, बट अल्सर की पहचान क्या है? अल्सर की पहचान देखने में कैसा लगेगा अगर हम ओरल कैविटी? यस, एफ्टस अल्सर जो होता है इट इज सराउंडेड बाय अ रेड लाइनिंग एंड एक एक्सटर्नल छोटा सा एक छाला टाइप एक छोटी सी ग्रोथ होती है विद इन, दैट कैन बी ऑन द लिप, चीक म्यूकोसा, ऑन द टंग, इट कैन बी मल्टीपल साइड्स पे ये पाया जाता है and it can be because of multiple reasons also. Number one कि कोई भी लाइफस्टाइल इशू है कि बहुत जोर से ब्रश कर रहे थे, ब्रश के ब्रिसल्स लग गए, नंबर वन। नंबर टू कोई भी ऐसी स्पाइसी फूड खा लिया जिसकी वजह से भी अल्सर हुआ है, कोई गर्म चीज एकदम से पी ली तब भी हो सकता है। थर्ड, अगर कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, बिकॉज आइडियली इट इज नॉट एडवाइज्ड बट कुछ लोग जो करते हैं तो कोई शार्प ऑब्जेक्ट लग गया, चीक बाइटिंग, लिप बाइटिंग की वजह से भी होता है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मींस दांत का आपस में लगने से भी चीक टीथ बाइटिंग का कोई कह रहे ना, चीक बाइटिंग के अंदर का जो चीक है, अंदर जो चीक म्यूकोसा है, खाते खाते एकदम से बीच में आ गया, दांतों के बीच, सो चीक बाइटिंग हो गई। लिप बाइटिंग वो भी अल्सर का रीजन हो सकता है। यस, ये सारे मल्टीपल रीजंस हैं टू अल्सर्स। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से भी अल्सर्स होते हैं, सिस्टमिक कॉजेस की वजह से भी अल्सर्स होते हैं, तो अल्सर्स के मल्टीपल रीजंस भी होते हैं, एज वेल एज दे आर स्ट्रेस इंड्यूस्ड आल्सो, स्ट्रेस की वजह से भी होते हैं। एंड जो भी अगर कोई पेशेंट कोई भी स्पेसिफिक मेडिकेशन ले रहा है तो मेडिकेशंस की वजह से भी अल्सर्स होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। सो हर अल्सर को कैंसर हम नहीं बोल सकते हैं। अगर हम एक अल्सर को नॉर्मली और प्रॉपर्ली अगर ट्रीट कर रही हैं, टॉपिकल जेल अप्लाई करके और उसको प्रॉपर उस पर ध्यान दे रहे हैं, एंड अगर वो हफ्ते से 10 दिन तक अगर वो हील हो जाता है, which means body is fighting to heal, मतलब नॉर्मल है। बट अगर कोई भी उस अल्सर के ऊपर कोई भी अनड्यू फ्रिक्शन या अनड्यू ट्रॉमा और रिपीटेड ट्रॉमा अगर उस पर लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई कैप लगी है, कैप की वजह से उस अल्सर पे बार बार फ्रिक्शन या अनड्यू प्रेशर आ रहा है, या कोई डेंचर है जिसकी वजह से बार बार उसी एरिया पे छाले पे रब हो रहा है, या कोई और एक्सटर्नल फैक्टर जो उस चीज को बार बार ट्रॉमा क्रिएट कर रही है, एंड वो फ्रॉम वीक्स टू मंथ्स अगर वो हील नहीं हो रहा है, दैट इज सजेस्टिव ऑफ कैंसर आल्सो। सो ये चीज को घबराइए मत कि
अल्सर हुआ है तो कैंसर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी बॉडी फाइट कर रही है और विद इन अ वीक टू 10 डेज हील हो रहा है, विच मीन्स योर बॉडी इज हेल्दी एंड एक्टिव। और अगर नहीं हो रहा है, अगर आप एक्सटर्नल कॉजेस हटा देंगे और अगर ट्रॉमा कॉजेस भी हटा देंगे और तब भी हील हो गया, नो प्रॉब्लम। बट अगर फिर भी नहीं हील हो रहा है मेडिकेशंस लेके, टॉपिकल जेल्स अप्लाई करके, देन एक बारी इट इज बेटर टू गेट दी डायग्नोस्टिक टेस्ट्स डन। अगर किसी को ओरल कैंसर डायग्नोज हुआ है तो ट्रीटमेंट जर्नी कैसे स्टार्ट होती है? क्या नॉर्मल लाइफ में वह आ सकता है? ओरल कैंसर एक बहुत आइडियली जो भी कोई कैंसर सुनता है तो हर किसी पेशेंट के दिमाग में आता है कि इट इज द एंड ऑफ इट। बट आइडियली हम लोगों को ये बहुत जरूरी है पेशेंट को काउंसिल करना और साइकोलॉजिकली सेटिस्फाई करना कि इट इज नॉट द एंड। अगर ये चीज अर्ली स्टेज पे ही हम डिटेक्ट कर लेते हैं तो बहुत जल्दी हम इसका क्योर और बहुत जल्दी हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं और इसका रिकरेंस बचा सकते हैं। बट अगर लेटर स्टेजेस में हम फिगर आउट करते हैं कि ओरल कैंसर है, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में आज की डेट में होता है, सो उस चीज के लिए पेशेंट को ये काउंसिल करना बहुत जरूरी है कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, जो होगा हम उसको कैंसर फ्री आपको कर देंगे। लाइफ भी एथेटिक्स को हम अपनी तरफ से पूरी रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा उनको कोऑपरेटिव बनाते हैं, थोड़ा उनको काउंसिल करते हैं, सो दैट दे आर हैप्पी दैट कि उनकी लाइफ है, दैट दे हैव अ ब्यूटीफुल लाइफ टू लिव विद। सो ऐसी वो कोई बात नहीं है, हम बस पेशेंट काउंसलिंग ज्यादा जरूरी है। सो जो जर्नी होती है फ्रॉम एक्सप्लेनिंग टू द पेशेंट, पेशेंट के लिए भी बहुत ट्रॉमेटाइजिंग होता है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम एज अ प्रैक्टिशनर अगर आप उनको डे टू डे गाइड की करेंगे और पॉइंट टू पॉइंट अगर आप उनको हर चीज क्लैरिफाई करेंगे स्टार्टिंग से, पेशेंट उस हिसाब से मेंटली भी प्रिपेयर हो जाते हैं। ओरल कैंसर को ट्रीट करने के लिए देयर आर मल्टीपल एस्पेक्ट्स। देयर कैन बी मेडिकेशंस अलोंग विद कीमोथेरेपी, सर्जिकल एस्पेक्ट एंड रेडियोथेरेपी। तो इनमें से इट डिपेंड्स कि कौन सी स्टेज का कैंसर है, अकॉर्डिंग टू द सिवियरिटी ट्रीटमेंट मोडालिटी डिसाइड होती है या कॉम्बिनेशन ऑफ दीज ट्रीटमेंट्स हम पेशेंट्स को देते हैं। वंस पेशेंट का सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, देन कम्स द रिहैब एस्पेक्ट, जहां पे पेशेंट को ये मोटिवेट करना जरूरी होता है दैट आपका फॉर्म, फंक्शन और एस्थेटिक सब कुछ रिस्टोर हम करेंगे एंड हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी पुरानी जो भी आप जैसे आप फंक्शन करते थे वैसे हम पूरी तरीके से रेप्लिकेट करेंगे। नॉट एग्जैक्टली 100% बट नियरली, कि ताकि पेशेंट को कुछ भी ऑड या ना फील। डॉक्टर तानिया, एक मेरा क्वेश्चन है आपसे, क्वेश्चन कड़वा है। मोस्टली मैंने ओरल कैंसर के पेशेंट्स को कहते हुए सुना है कि हम डेंटिस्ट के पास गए थे, डेंटिस्ट आरसीडी करने में लगा रहा और उसने उसकी बायोप्सी नहीं ली और डिजीज स्टेज 4 पे चली गई। क्या इस तरह की गलती डेंटिस्ट हमेशा करता है? काफी डेंजरस सवाल है सर, आई मस्ट से। बट इस चीज को आई वुड से कि जो अनलाइसेंस्ड डेंटिस्ट्स हैं परफॉर्मिंग, जो इलीगली परफॉर्म कर रहे हैं, उनसे डेफिनेटली ये चीज मिस हो सकती है। और बिकॉज जैसे हमने कंसर्न मेंशन किया कि डेंटल ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसिव है, तो एक्सपेंसिव को कम्बैट करने के लिए और ओवरकम करने के लिए सस्ते ट्रीटमेंट के चक्कर में वो अनलाइसेंस्ड प्रैक्टिशनर्स के पास जाते हैं अपना ट्रीटमेंट कराने। एंड डेफिनेटली जब प्रैक्टिशनर ही अवेयर नहीं होगा तो वो पेशेंट को भी एजुकेट नहीं कर सकता। बट आई एश्योर यू दैट आई एट डेंटल वेज वी हैव अ टीम ऑफ स्पेशलाइज्ड डेंटल केयर एंड डेंटल टीम, जहाँ पे हम हर एक चीज और छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखते हैं। एंड हमारा यही मेन एम है कि पेशेंट को एजुकेट करें, गाइड करें, मोटिवेट करें और साइकोलॉजिकली सेटिस्फाई करें एंड टू टेल देम दैट वी आर विद देम थ्रू द प्रोसेस, दे डोंट हैव टू वरी। तो तानिया, हमने ओरल कैंसर के बारे में काफी डिस्कस किया है और हमने अपना लीड से हटके भी आपसे क्वेश्चन पूछे हैं। पता नहीं आपको मेरा क्वेश्चन जो कितना डेंजरस लगा, जिसका आपने बड़े डेंजरस वे में मुझे जवाब दिया। तो मैं पूछना चाहूंगा ये लेजर डेंटिस्ट्री क्या है और ये कितनी इफेक्टिव है? इसके बारे में आजकल काफी सुना जा रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? So lasers ideally
जो हम सुनते हैं सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है लेजर इज रिलेटेड टू कॉस्मेटिक्स, या लेजर बहुत ज्यादा कॉस्मेटिक और ओरिएंटेड और ऑपरेटेड फील्ड है, बट आइडियली लेजर का बहुत बड़ा रोल अब डेंटिस्ट्री में भी आ गया है। एंड आई मस्ट से लेजर इज डूइंग वंडर्स इन डेंटिस्ट्री। लेजर जो है इट इज अ बीम ऑफ लाइट जो एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ इंटरेस्ट में, ऑफ कंसर्न में हम उसको फोकस करते हैं। लेजर डेंटिस्ट्री बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में इसलिए है बिकॉज इट प्रोवाइड्स हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसइंफेक्शन एज वेल एज इट प्रमोट्स हेल्दी हीलिंग। जैसे रूट कैनाल करते हैं, रूट कैनाल करते समय आजकल के टाइम पे लेजर असिस्टेड रूट कैनाल्स बहुत ज्यादा परफॉर्म किया जाता है, क्योंकि जो डिसइंफेक्शन है, जो मेडिसिन हम डालते हैं, अगर हम लेजर लाइट को फोकस करते हैं तो उससे डिसइंफेक्शन हमें इतना हायर ग्रेड का मिलता है कि रिकरेंस ऑफ एनी इन्फेक्शन ऑलमोस्ट मिनिमल टू नन हो जाता है। सो हमारे आरसीटी के सक्सेस रेट्स हाई हो जाते हैं। एट द सेम टाइम हमारी जो भी गम हेल्थ है, जब हम क्लीनिंग करते हैं, जब हम डीप क्लीनिंग करते हैं तो हमें लेजर यूज करना चाहिए, ताकि जैसे पहले मेंशन किया कि ब्लड स्ट्रीम में फ्लो होने के लिए बैक्टीरिया बहुत प्रोन होता है थ्रू एनी गम डिसीज, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम पूरा लेजर क्लीनिंग करते हैं, डीप क्लीनिंग करते हैं, जिसकी वजह से जो भी बैक्टीरिया है वो स्टेबलाइज हो जाए। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो हेल्दी हीलिंग है ऑफ हेल्दी गम टिश्यूज वो प्रमोट हो सके। थर्ड, लेजर इन दोनों चीजों के लिए ही नहीं, लेजर व्हाइटनिंग के लिए भी यूज होता है। जो पहले के कन्वेंशनल मेथड्स थे ऑफ टीथ व्हाइटनिंग, उनमें सेंसिटिविटी के केसेस ज्यादा प्रोलॉन्ग थे, बट लेजर व्हाइटनिंग से रिजल्ट्स भी बेटर आते हैं एंड सेंसिटिविटी भी पेशेंट्स को बहुत शॉर्ट टर्म ही फेस करनी पड़ती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, कोई स्मॉल एक्सेशंस हो गए, जैसे म्यूकोसील हो गया है या कोई भी अल्सर हो गया है, जो हमें लेजर के थ्रू एक्सरसाइज करना पड़ता है, वो भी हम कर सकते हैं। ल्यूकोप्लेकिया भी हम, या ओएसएमएफ में भी हम लेजर यूज करते हैं, जिसमें हम लेजर थेरेपी या लेजर एब्लेशंस होते हैं वो हम यूज करते हैं। सो आइडियली लेजर का बहुत लिमिटेड फील्ड नहीं है, लेजर का बहुत वास्ट फील्ड है। इवन इन सम केसेस ऑफ पेरीइम्प्लांटाइटिस, जहां पे इम्प्लांट्स के टिश्यूज, जो इम्प्लांट के अराउंड जो भी टिश्यूज होते हैं वो इन्फ्लेम्ड होते हैं या कोई भी इन्फेक्शन प्रोन या इन्फेक्शन ऑनगोइंग होता है, तो लेजर बीम अगर हम देते हैं तो उससे हेल्दी टिश्यूज प्रमोट होते हैं ग्रो होना, एंड जो भी इन्फेक्शन होता है या जो भी इम्प्लांट का फेलियर होता है वो बच जाता है इस वजह से। सो लेजर हेल्प्स इन बायोस्टिमुलेशन आल्सो, व्हिच मींस कि वो सेल्यूलर लेवल पे जाके एक्टिव हीलिंग को प्रमोट करता है। लो इंटेंसिटी जो हम लेजर यूज करते हैं उससे काफी हम एक्टिव हीलिंग को प्रमोट कर सकते हैं। सो लेजर इन डेंटिस्ट्री इज परफॉर्म्ड क्योंकि ब्लडलेस है, पेनलेस है और कोई ट्रॉमा नहीं है इसमें। क्वाइट नाउ इट इज क्वाइट पॉकेट फ्रेंडली आल्सो, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम फास्टर हीलिंग। फिर मैं ये कह सकता हूँ कि लेजर डेंटिस्ट्री है जो उसमें नाइफ चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, स्कैल्पेल की कोई जरूरत नहीं, मतलब चाकू चलाना ही नहीं है। इनफैक्ट ये तो चलो मुंह के अंदर सारी चीजें हैं, इवेंचुअली जो जिनको भी टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिसऑर्डर्स हैं वो भी हम लेजर के थ्रू बेटर कर सकते हैं। बहुत सारी फिजियोथेरेपीज और बहुत सारे मेडिकेशंस के बाद भी बहुत सारे पेशेंट्स लेजर थेरेपीज भी कराते हैं, नॉट इन वन सेशन बट ये मल्टीपल सेशंस में लेजर जो है हेल्प करता है और पेशेंट्स को बहुत रिलीफ दिलाता है। तो बहुत वास्ट एस्पेक्ट है इन डेंटिस्ट्री। तो ये टेक्निक है, लेजर मींस ये टेक्निक का नाम है। लेजर इज एन इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट है। यस, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट जिसमें मल्टीपल वेवलेंथ्स होते हैं और मल्टीपल मोड्स होते हैं। सो जिस भी मोड पे हमको उसको यूज करना होता है वो मल्टीपल उस वेवलेंथ पे सेट हो जाता है, और एक इंस्ट्रूमेंट, एक पेन लाइट इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें एक पिन पॉइंट लाइट होती है जो उस एरिया में जाके फोकस करती है। सो उसके मल्टीपल अटैचमेंट्स होते हैं, सो अकॉर्डिंग टू द काइंड ऑफ केस वो हम उसको यूज कर सकते हैं। सब म्यूकस फाइबर्स क्या होते हैं, क्या यह रिवर्स हो सकते हैं? मेरी प्रैक्टिस में मल्टीपल पेशेंट्स ऐसे आए हैं जिनको ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस है, बट अगेन पेशेंट को वो चीज अवेयर ही नहीं होती है। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस एक प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है जो बहुत इजीली ट्रांसफॉर्म हो सकता है टू मैलिग्नेंसी एंड ऑफ ओरल कैंसर्स। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस होता कैसे है? बाय चूइंग अरेका नट, जैसे सुपारी, बीटल नट। तो पेशेंट्स जब एक साइड पे बहुत यूज करते हैं उस चीज को चबाने के लिए, उस चीज को खाने के लिए,
उसके कुछ जूसेस प्रेजेंट होते हैं, वो जूसेस मल्टीपल टाइम्स फॉर्म होते हैं, निकलते हैं और वो सेलुलर लेवल पे जाके डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा चीक म्यूकोजा है वो इतना स्टिफ हो जाता है कि बैंड्स बनने शुरू हो जाते हैं, फाइब्रस बैंड्स बनने शुरू हो जाते हैं, बिकॉज जो एक चीक लाइनिंग होती है, चीक म्यूकोजा होता है, उसके अंदर एक इलास्टिसिटी होती है जिसकी वजह से हम अपना मुंह पूरे तरीके से खोल सकते हैं। जब फाइब्रस बैंड्स बन जाते हैं तो ब्लड वेसल्स भी ऑल्टर होते हैं, कम होते हैं, श्रिंक होते हैं, जिसकी वजह से वो टिश्यू ग्रोथ जो है वो फाइब्रस होना शुरू हो जाता है, बैंड्स बनने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट की माउथ ओपनिंग भी रिड्यूस हो जाती है। पेशेंट इस बात से जरूर अवेयर होता है कि उसकी माउथ ओपनिंग कम हुई है, बट अगेन वो उस चीज को फिर भी नॉर्मल ही कंसिडर करता है। सो आइडियली अगेन कोई भी अगर माउथ ओपनिंग रिड्यूस्ड हो, डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग हो, पेन हो या बर्निंग सेंसेशन हो, कोई भी नॉर्मल खाने से भी अगर बर्निंग सेंसेशन अगर पेशेंट को फील हो रहा है, ऑल दीज सिम्टम्स आर इंडिकेटिव ऑफ ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। तो ये सारी चीजें बहुत क्लियर सिम्टम्स हैं। इस चीज के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग इंजेक्शन थेरेपीज देते हैं, बट अगेन सिंगल सिटिंग में इसको इतना रिलीफ नहीं मिलता है, मल्टीपल सिटिंग्स करनी पड़ती हैं। इंजेक्शंस में हम कॉम्बिनेशन ऑफ प्लासेंट्रिक्स, हाइलुरोनिडेज एंड डेक्सामेथासोन देते हैं। स्टीरॉइड? यस, बेसिकली बिकॉज एज अ पेन रिलीफ टू, बिकॉज हम सारे एरिया में उसको इंजेक्ट करते हैं एंड फिर विद द हेल्प ऑफ लेजर ऑल्सो हम उसको ट्रीट करते हैं टू मेक श्योर कि सारा हमारा जो भी मेडिकेशन अप्लाई करी है इट इज स्मूथली एंड इक्वली स्प्रेड ओवर इन द एरिया ऑफ इंटरेस्ट। और ये सेफ प्रोसेस है? इट इज अ वेरी सेफ प्रोसेस। इसमें रिजल्ट्स बहुत अच्छे भी आते हैं। अगेन पेशेंट अगर पहले आ जाए एंड अगर पहले ट्रीटमेंट उसको इनिशियल स्टेजेस पे मिल जाए, सो डेफिनेटली सर्जिकल एस्पेक्ट्स जाते हैं क्योंकि हमें बैंड्स ब्रेक करने होते हैं। इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ स्कैल्पेल आल्सो एंड लेजर आल्सो डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी। अगेन इससे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम माउथ ओपनिंग भी बेटर होती है, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम स्वॉलो में भी इजी हो जाता है एंड पेन भी रिड्यूस हो जाता है। सो जो हमारा एक फील्ड होता है ओरल कैविटी, वो बहुत स्मॉल फील्ड होता है, तो जब माउथ ओपनिंग रिड्यूस्ड होती है हमें प्रॉपर एक्सेसिबिलिटी नहीं मिलती है कोई भी रूट कैनाल या कोई भी एक्सट्रैक्शन या कोई भी डेंटल प्रोसीजर करने के लिए। सो जब ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस हील हो जाता है तो माउथ ओपनिंग बेटर हो जाती है एंड इट इज इजियर फॉर अस टू परफॉर्म एनी अदर डेंटल प्रोसीजर इन द माउथ। मींस बड़ा सा मुंह खोला, बड़ा मुंह खुल जाता है। यस, नहीं तो नॉर्मल माउथ ओपनिंग 3 फिंगर माउथ ओपनिंग होती है, बट उनके केसेस में 1.5 to 2 और मे बी लेस माउथ ओपनिंग। डॉक्टर सानिया, मैं पूछना चाहूंगा, जो मेजर ओरल सर्जरी होती है, रिहैबिलिटेशन कैसे होता है, ईटिंग, स्पीकिंग और वापसी कैसे होती है? सो आइडियली जैसे पहले मैंने बताया कि पेशेंट को काउंसल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि निकलना सबसे ज्यादा पेशेंट को सबसे प्रॉब्लम ही यही होती है, बिकॉज ओरल कैंसर में सबसे ज्यादा कंसर्न होता है कि मैं दिखूंगा कैसे, मैं खा पाऊंगा कि नहीं, मैं बोल पाऊंगा कि नहीं। सर्जरी तो हेलमेट वाला कर देता है, उसके बाद रिहैबिलिटेशन पेशेंट को आपको करना पड़ता है। सो एज अ प्रोस्थोडोंटिस्ट हमारा मेन एम ही यही होता है कि हम उसका फॉर्म, फंक्शन और एस्थेटिक्स रिस्टोर कर पाए। जो भी उसको प्रॉब्लम है वो सारी रिस्टोर कर सके ताकि पेशेंट बैक टू नॉर्मल लाइफ एज अर्ली एज पॉसिबल आ सके। सो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, जैसे मैक्सिलेक्टमी के केसेस में जहाँ पे मैक्सिला का रिसेक्शन होता है, चाहे हाफ, फुल, डिपेंडिंग अपॉन द केस, वी हैव ऑब्चुरेटर्स। हमारे पास ऑब्चुरेटर्स होते हैं, इट कैन बी फिक्स्ड आल्सो, इट कैन बी रिमूवेबल आल्सो। हम लोग पार्शियल डेंचर्स भी दे सकते हैं। सिमिलरली मैंडिबुलेक्टमी के भी केसेस में हम एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मैंडिबुलर गाइडिंग फ्लैंजेस भी दे सकते हैं। मैंडिबल जब रिसेक्ट हो जाता है तो मोस्ट केसेस में मैंडिबल एक तरफ शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से खाने में दिक्कत, बोलने में दिक्कत और निकलने में दिक्कत आती है। सो मैंडिबुलर गाइडिंग फ्लैंज जो होता है एक गाइडेंस अप्लायंस की तरह होता है, जो पेशेंट के मुंह में इंसर्ट किया जाता है, दैट जब पेशेंट मुंह खोले या बंद करे अपनी जगह पे वापस आके, अपनी पोजीशन पे वापस आके उसको रिस्टोर हो सके उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ताकि पेशेंट को वो हैबिट बन सके। सो आइडियली हमें ये सारी चीजें रिस्टोर करने के लिए वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस, जैसे ऑब्चुरेटर्स हो गए, लाइक आई मेंशन्ड, उसमें हमारे पास रिमूवल का भी ऑप्शन होता है, फिक्स्ड का भी ऑप्शन होता है, फास्ट पार्शियल डेंचर्स होते हैं, हमारे पास इम्प्लांट्स का भी ऑप्शन होता है। वी हैव zygomatic implants,
we have pterygoid implants, we have normal endoosseous implants also. और आजकल के टाइम पे एंड केसेस में what I have worked on personally is patient specific implants. कि ये ऐसे implants हैं जो patient के लिए उनके severity और उनके type of resection के लिए जो custom made होते हैं, उनकी साइजिंग होती है, उनके मॉडल्स बन के आते हैं और उनके लिए स्पेसिफिकली वो इम्प्लांट्स बनते हैं विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल जो प्लेट होती है, जो हमारा रिकंस्ट्रक्शन होता है, एंड विद द इम्प्लांट्स वो हमारा दोनों कंबाइंड फॉर्म में बन के आते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स ऑफ रेस्टोरेशन एंड फंक्शन। टाइम लगता है, इट इज अ स्लो प्रोसेस क्योंकि हीलिंग भी इन्वॉल्व होती है, बिकॉज इस दौरान पेशेंट खा भी रहा होता है, बोल भी रहा होता है, स्पीकिंग भी होता है, थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड भी होता है पूरे ट्रीटमेंट में से, बट ऑल वी नीड इज टू शो पेशेंस एंड आस्क द पेशेंट टू बी पेशेंट टू कि ये सारी चीजें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बेटर होती चली जाए। सो यस, रिस्टोर होता है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम सर्जिकल प्रोस्थेटिक रिहैब भी होते हैं। सो वी एट डेंटल वेज आर ओपन टू मैक्सिलोफेशियल प्रोस्थेटिक्स प्रोवाइड करने के लिए। ये हमारा सिर्फ ओरल बेस्ड है। अगर किसी को आई प्रोस्थेसिस भी लगवानी होती है या कुछ भी एक्सीडेंट्स या ट्रॉमा या कोई भी अदर कॉजेस की वजह से अगर नोज प्रोस्थेटिक्स, ईयर प्रोस्थेटिक्स, हमारे पास सारे ऑप्शंस, सारी चीज के लिए वी आर वेल वर्स्ड एंड इक्विप्ड विद ऑल ऑफ इट। अगर कोई अपनी माउथ प्रॉब्लम इग्नोर कर रहा है उसके लिए आपका क्या मैसेज है? My first and foremost thing will be stop delay, क्योंकि डिले करने से प्रॉब्लम बढ़ती है, डैमेज हो चुका होता है और डैमेज जब बढ़ जाता है तो देन कॉम्प्लेक्स मैटर को संभालने के लिए कॉम्प्लेक्सिटी से उसको मैनेज करना पड़ता है। सो आइडियली वहां की स्टेज तक हम जाएंगे क्यों? जब हमें कोई चीज दिख रही है उसको पहले ही हम प्रिवेंट कर ले, फिलिंग करा ले। अगर हमने फिलिंग की स्टेज बाईपास कर देते हैं तो रूट कैनाल की स्टेज आ जाती है, रूट कैनाल की स्टेज बाईपास कर देते हैं, एक्सट्रैक्शन की स्टेज आ जाती है। और एक्सट्रैक्शन के बाद भी अगर हम उसको निग्लेक्ट कर देते हैं तो इन्फेक्शन के चांसेस हो जाते हैं, जो अंडरलाइन बोन है वो भी रिजॉल्व होना शुरू हो जाती है, खत्म होनी शुरू हो जाती है। एट दैट पॉइंट हमारे पास बहुत मिनिमल ऑप्शंस बचते हैं रिस्टोर करने के लिए। इसलिए बेटर है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। स्टार्टिंग में ही गो विजिट योर डेंटिस्ट नाउ। अगर आप ऑलरेडी जा चुके हैं, आपका नेक्स्ट अपॉइंटमेंट 6th मंथ में है, प्लीज गो एंड विजिट योर डेंटिस्ट बिकॉज प्रिवेंशन इज बेटर देन फिलिंग। सो वी आर हियर एट डेंटल वेज, शालीमार बाग। अगर आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी कंसर्न है, कुछ भी है, यू कैन ऑलवेज विजिट अस, वी आर हियर टू हेल्प यू। थैंक यू। थैंक यू मैडम, मेरे सारे आंसरों का जवाब आप दीजिए। क्या आपके डेंटल वे में सब तरह की ट्रीटमेंट होती है जो डेंटल से रिलेटेड होती है? यस, हमारे डेंटल सेंटर में हम लोग सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस्ड, एंड वी हैव ऑल द एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज टू डील विद। सो पेशेंट को अब कोई पेन को कोई घबराने की जरूरत नहीं है। Everything has become painless. Patient is comfortable. आके satisfactorily with the best comfort अपना काम करा सकते हैं। And सबसे importantly हमारा ये कंसर्न रहता है कि हम पर्सनलाइज्ड केयर और एक पर्सनलाइज्ड टच पेशेंट्स को प्रोवाइड करें ताकि पेशेंट्स कंफर्टेबली आके अपना ट्रीटमेंट करा सकें। थैंक यू डॉक्टर तानिया मल्होत्रा सम्राट। अगर लाइफ फॉर सरदार जी के जितने भी दर्शक हैं जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें और डेंटल की सभी तरह की समस्याओं का समाधान डेंटल वेज में आप आ सकते हैं, जो कि मैडम अपना एड्रेस बताएंगे और हम अपने डिस्क्रिप्शन पे भी अपॉइंटमेंट नंबर मेंशन करेंगे। आप आ सकते हैं डेंटल वेज, AL ब्लॉक, शालीमार बाग, 1st फ्लोर, वेडनेसडे टू मंडे 10:30 to 7 PM। थैंक यू। आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सर।